हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि वेवे सैड होकर बैठी होती है। इतने में शावना वेवे को देखता है तो उसके पास आता है और उससे कहता है कि आज लगता है हमें जल्दी चले जाना चाहिए क्योंकि हमें तुम्हारा सामान मेरे घर में शिफ्ट करना है। तो उसके बाद मैं अपने मोम डैड के घर चला जाऊंगा। वेवे कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही कर लूंगी। तो शावना कहता है क्या तुम श्योर हो? तो वेवे कहती है कि हाँ। इसके बाद हमें वेवे को उसके घर में दिखाया जाता है। वेवे घर आती है तो पहले अर्शी के रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ पर अर्शी नहीं होती। फिर वेवे अपने रूम में जाती है और अपनी पैकिंग पूरी करती है। पैकिंग पूरी करने के बाद वेवे उस घर से चली जाती है। फिर वेवे बाहर आती है लेकिन उसे कोई भी गैम नहीं दिखती तो वेवे खुद ही पैदल चलना शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सेंचुरी भी उसी तरफ आ रहा होता है। सेंचुरी वेवे को देखता है तो कहता है कि हाँ, सच में वो दोनों एक साथ ही रहते हैं और खुश होता है। फिर सेंचुरी अपनी कार वेवे के पास लेकर जाता है और उसे आवाज देता है और कहता है कि क्या बात है, हमारी दोबारा मुलाकात हो गई। और वेवे से कहता है कि चलो, तुम्हें जहाँ तक जाना है मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो वेवे कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चले जाऊंगी। तो वो कहता है कि माना कि गेम में हमारे बीच में बहुत गलतफहमियां रही है लेकिन हम अब भी तो अच्छे दोस्त हैं। तो वेवे कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। और चलना शुरू हो जाती है। तो सेंचुरी भी बेबी के साथ साथ अपनी कार को स्लोली ड्राइव करता है। बेबी से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा लेकिन तुम मुझे अपना रियल नेम तो बता दो। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुमसे अगली बार मिलूं तो तुम्हें यूं लूबी बेबी कहकर नहीं बुलाऊं बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं। तो बेबी कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी दोबारा मिलेंगे। तो सेंचुरी कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और अर्शी ने मुझे तुम्हारा असली नाम भी बता दिया है, वरना मुझे पता कैसे चलता कि तुम यहाँ रहती हो। तो बेबी रुकती है और उससे कहती है क्या तुम्हें उसने बता दिया कि मेरा सरनेम लू है? तो सेंचुरी कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा सरनेम लू है? और उसे कहता है कि हाँ, उसने मुझे बता दिया। तो वेवे हंसने लगती है क्योंकि वेवे ने उसे झूठ कहा होता है। तो सेंचुरी वेवे से कहता है कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो? तो वेवे कहती है कि वैसे ही। तो सेंचुरी कहता है कि और कितनी देर यूं पैदल चलोगी, आओ अब कार पर बैठ भी जाओ। तो वेवे कहती है कि नहीं, वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही हूँ और उसे तुम्हारा ना अच्छा नहीं लगेगा। तो सेंचुरी कहता है कि अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड शाओन है यहाँ, वो और उसके फ्रेंड्स मेरे पास कंपनी में फंडिंग के लिए आए थे लेकिन उस वक्त उसके और उसके फ्रेंड्स के स्किल डेवलप नहीं थे। तो ये सुनकर वेवे रुक जाती है और सेंचुरी से कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आपकी कंपनी का नाम सनी टेक्नोलॉजी है? तो सेंचुरी कहता है कि हाँ। तो वेवे कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है ये दोनों कंपनीज न्यू चाइनीज घोस्ट स्टोरी को डेवलप करने में एक दूसरे को कम्पीट कर रही है और शाओन की कंपनी उसके अंडर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी आपकी कंपनी में क्या पोजीशन है? इतना ही कहती है, फिर टैक्सी को रोकती है और उसके बैठ के चली जाती है और सेंचुरी पीछे से बस वेवे को देखता रहता है। फिर सेंचुरी कहता है कि इसका एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गेम में था, इंटरेस्टिंग। फिर हमें शाओन को दिखाते हैं जो अपने मोम डैड के घर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर वेवे भी आ जाती है। तो शाओन से कहता है कि मैंने आधी अलमारी खाली कर दी है, तुम अपने कपड़े यहाँ पर रख सकते हो। तो वेवे कहती है पहले तुम अपना काम तो पूरा कर लो। फिर शावना अपनी पैकिंग को करने लगता है। फिर वेवे शावना से कहती है क्या तुम सच में मुझे अपना कमरा दे रहे हो? तो शावना कहता है कि पता नहीं मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं, तो शुक्र है कि मेरे मोम डैड का घर मेरे पास है, वरना मुझे ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ता। फिर हमें शावना के मोम डैड का घर दिखाया जाता है जिनका बारिश की वजह से छत से पानी टपक रहा होता है। शावना और वेवे जब वहाँ पहुंचते हैं तो शावना देखता है तो भाग के घर के अंदर जाता है और एक बॉक्स को उठाकर वापस टेबल पर रखता है। वेवे कहती है कि मैं मॉप लेकर आती हूँ और वेवे सारे पानी को सुखा देती है। फिर शावना वेवे से कहता है कि शुक्र है हम वक्त पर आ गए और उस बॉक्स को कुछ नहीं हुआ, वरना प्रोफेसर शाह 3 दिन तक इसे गले लगाकर रोते रहते। तो वेवे कहती है कि मैंने तो ख्याल है कि वो जरूर रोएंगे क्योंकि तुमने उनके बारे में ऐसे जो कहा है। फिर वेवे शावना से पूछती है कि अब तुम इनका क्या करोगे? तो शावना से कहता है कि मैं ये बॉक्स अपने घर में जाकर रख दूंगा और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए तुम कोई बैग ढूंढो। फिर हमें वेवे और शावना को शावना के घर दिखाया जाता है। शावना अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आपकी सारी पेंटिंग्स ठीक है और अब इन सबको मैं अपने घर पर रखूंगा। फिर वेवे शावना से पूछती है कि मैं इन चीजों को कहाँ पर रखूं? तो शावना से कहता है कि ये मेरे मोम डैड की अमानत है, मैंने ऐसे कहीं नहीं रख सकता, तुम ऐसा करो कि इनको अलमारी में रख दो। फिर वेवे शावना को कहती है कि अगर तुम्हारे मोम डैड का घर ना होता तो तुम ऑफिस में सोते, लेकिन आज तुम कहाँ पर सोगे? तो शावना कहता है कि मैं ऑफिस में सो जाऊंगा लेकिन ये अमानत है तो इन्हें संभाल कर रखना होगा और इन्हें मैं तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वेवे कहती है कि तो अब तो शावना कहता है कि मैं यहाँ पेंटिंग का ध्यान रखने के लिए रुकूंगा। फिर रात में हमें शावना को दिखाते हैं जो लैपटॉप पे अपना काम कर रहा होता है और वेवे बुक रीड कर रही होती है। फिर वेवे शावना को देखती है और सोचती है कि कुछ साल बाद हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और मुझे ये सब कुछ सोचकर अच्छा लग रहा है। फिर हमें कागवान को दिखाया जाता है जो कि सैड होता है। फिर वो अर्शी की वीडियोस निकालता है और उन्हें देखता है और फिर अर्शी को मैसेज करता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैं गेम में हमारे वाली जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम चाहे तो मुझे 100 दफा मार लेना, ठीक है ना, लेकिन तुम मुझसे नाराज ना हो और मुझे माफ कर दो। फिर हमें अर्शी को दिखाते हैं जो कि कागवान का भेजा गया मैसेज रिसीव करती है। मैसेज पढ़ती है तो अपने रूम में जाने लगती है। इतने में वो अपने रूम में जाते हुए वेवे के रूम के बाहर से गुजरती है तो उसके रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। हमें कागवान को दिखाते हैं जो अर्शी का वेट कर रहा होता है। फिर कागवान कॉफी के पास आता है और उसे कहता है कि कॉफी, तुम्हारी पीसी साफ करने वाली अब मुझे इग्नोर कर रही है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? और फिर कहता है कि मेरा अभी भी एक टास्क बाकी है, मैं ये भूल क्यों गया था। फिर हमें नैना और यूरेन को दिखाया जाता है। नैना यूरेन से पूछती है कि यूरेन, क्या तुमने सच में मेरे मोबाइल से वो वीडियो डिलीट नहीं किया था? तो यूरेन कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि अच्छी बात है, तुमने डिलीट नहीं की तो पता नहीं वो वीडियो मेरे मोबाइल से कहाँ चली गई। फिर उसे कहती है कि छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि वीडियो देखने के बाद शावना का रिएक्शन
कनेक्शन क्या था? तो ईरान कहती है कि मुझे क्या पता। तो नैना कहती है कि तुम्हें नहीं पता। तो ईरान कहती है कि हाँ, उसने मुझसे वीडियो के बारे में पूछा था तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कह दिया। तो नैना कहती है क्या सच में? तो वो कहती है कि हाँ, बस इतना ही हुआ था। तो नैना कहती है कि एक बॉयफ्रेंड होके उसका ये रिप्लाई कुछ समझ में नहीं आया। क्या वो बेबी की असलियत नहीं देखना चाहता? और मेरे पास तो उस वीडियोस की कॉपीज भी नहीं है। तो ईरान कहती है कि उसने देख ली है तो वो समझ गया होगा। तो नैना कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब जल्द ही उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। इतने में नैना को कागवान की कॉल आती है। तो नैना कहती है कि आखिर ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, और उसकी कॉल को पिक करती है और कहती है कि क्या बात है कागवान, तुमने मुझे कॉल क्यों की है? तो कागवान कहता है कि मैं तुमसे और ईरान से कॉलेज के साउटगेट पर मिलना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों का वहाँ पर इंतजार करूंगा। तो नैना कहती है कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें बुलाओगे और हम वहाँ पर आ जाएंगे? तो कागवान कहता है कि तुम मेरी वीडियो बनाती हो और उसे फैलाती हो और दूसरों पर गलत इल्जाम लगाती हो। तुम अगर मुझसे कल ना मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर कॉल बंद कर देता है। फिर नैना और ईरान कॉलेज के गेट के बाहर कागवान का वेट कर रहे होते हैं। कागवान वहाँ पर आ जाता है। तो नैना कागवान से कहती है कि कागवान, तुम हमें खुद यहाँ पर बुलाकर इतनी देर से आए हो, हम कब से तुम्हारा धूप में इंतजार कर रहे हैं, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो कागवान उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता साफ करने आया हूँ, मुझसे प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। तो नैना कहती है कि मैं तो सबसे ही ऐसे बात करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनाकर अच्छा नहीं किया, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं गलती से वहाँ पर पहुंच गई थी, प्लीज तुम ये मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो। तो ईरान भी कागवान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसने गलत किया है तुम्हारी वीडियो बनाकर, लेकिन इसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, कि तो बस इतना चाहती थी कि तुम और शावना बेवकूफ ना बनो। इतने में कागवान ईरान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम शावना को चाहती हो, इसलिए शायद तुम उसे बेबे से अलग करना चाहती हो। तो ईरान कहती है कि इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम और दूसरे स्टूडेंट्स बेवकूफ ना बनो। तो कागवान कहता है कि दूसरे स्टूडेंट्स की फिक्र करने का बहाना मत बनाओ, तुम तो बस अपना रास्ता साफ करना चाहती हो। और हाँ, एक और बात, शावना तुम जैसी बेवकूफ लड़की का कभी भी यकीन नहीं करेगा। इतने में नैना कहती है कि एक लड़की से बात करने की क्या तुम्हें तमीज नहीं है? तो कागवान कहता है कि शुक्र मनाओ तुम लड़की हो, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। और नैना से कहता है कि मैं ये बात यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और अगर मैंने बेबी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सुना, चाहे वो तुम लोगों ने कहा हो या ना कहा हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो नैना कहती है कि तुम तो अब भी उसी के बारे में सोच रही हो, यकीन नहीं होता कि तुम जैसा स्मार्ट लड़का प्यार में इतना पागल हो सकता है, और तुम एक ऐसी लड़की को डिफेंड कर रहे हो जो कि एक चीटर है। तो कागवान उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या कहा? तो नैना कहती है कि वो तुम ही थे जिसने उसे चीटर कहा था, मैंने उसे नहीं था कहा। तो कागवान कहता है कि मैं गलत था, मैं उसे गलत लड़की समझ बैठा था। तो ईरान कहती है कि क्या गलत लड़की, और अगर वो बेबी नहीं थी तो फिर वो कौन थी? तो कागवान कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैंने जो कहा है उस बात को अच्छे से याद रखना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो ईरान उससे कुछ कहना चाहती है लेकिन नैना उसे रोक लेती है। कागवान उसे कहता है कि अपनी जुबान को लगाम लगाओ। फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रुक जाता है और उसे कहता है कि किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर उसे पाने के लिए तुम इतने नीचे गिर जाओगी तो बेशर्म कहलाओगी। और फिर वहाँ से चला जाता है। ईरान को हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। फिर हमें बेबी को दिखाया जाता है जो कि बर्तन धो रही होती है। फिर बर्तन सेट करने के बाद वो बाहर आती है तो शावना को डराती है, लेकिन शावना नहीं डरता। फिर वो शावना के पास बैठती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? तो शावना कहता है कि हमारी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है, अब हमें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। और बेबी से कहता है क्या तुम मुझे भगाना चाहती हो? तो बेबी कहती है कि मैं कि तुम्हें भगाना चाहूंगी, मैं थोड़ी ना चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। तो शावना बेबी से कहता है कि जाओ तुम जाकर अपना लैपटॉप ले आओ और मेरे साथ बैठकर अपना काम करो। तो बेबी अपना लैपटॉप लेने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेबी और शावना दोनों एक साथ बैठ कर अपना काम कर रहे होते हैं। फिर बेबी कुछ देर बाद शावना को देखने शुरू हो जाती है और सोफा पर बैठे बैठे ही सो जाती है। जब शावना बेबी को ऐसे सोता हुआ देखता है तो उसके लिए ब्लैंकेट लेने चले जाता है। फिर इतने में हमें सैंचुरी को दिखाया जाता है। बेबी को मैसेज करता है कि कल तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतने में शावना बेबी के लिए ब्लैंकेट देकर आ जाता है। वो बेबी को ब्लैंकेट दे रहा होता है। इतने में वो सैंचुरी का मैसेज देख लेता है तो बेबी का लैपटॉप पकड़ लेता है और फिर कहता है कि लोवे क्या तुम्हें ये जगह याद है? हमारी शादी के फौरन बाद हम दोनों ने पहली बार इसी जगह पर आकर एक मॉन्स्टर को मारा था, और उस वक्त हमारे पास ज्यादा लोग भी नहीं थे, हम लोग मारे जा सकते थे, लेकिन तुमने और मैंने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दिया और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। और सच बात तो ये है तुम्हारे पास स्किल्स बहुत ही पहले से थे और तुम्हारे स्किल्स का कोई मुकाबला भी नहीं है। मैं अपने पहले वाले पलों को याद करके सोचता हूँ कि शायद तुम ही मेरे लिए बेस्ट पार्टनर थी, और मैं ये सारी बातें तुम्हारे सामने तो नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसे गेम में बोल रहा हूँ। आई होप कि तुम मुझे समझ पाओगी। शावना ये सभी बातें पढ़ कर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में सेंच भी देखता है कि बेबी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तो वो बेबी का मैसेज करता है कि बेबी तुम कहाँ हो, क्या तुम्हारा कनेक्शन चला गया? तो इतने में शावना बस बेबी को वहाँ से मूव करवाता है। सेंच भी देखता है तो खुश हो जाता है कि बेबी मेरी बातें सुन रही है और उसका कनेक्शन नहीं टूटा। फिर वो दोबारा से बेबी को कहता है कि बेबी मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी कभी भी कदर नहीं की, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट थी, और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, और अगर हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना, और अगर हो सके तो मुझे एक और मौका देना ताकि हम
हम एक नई शुरुआत कर सके। वेवे से पूछता है कि तुम मुझे एक मौका दोगी ना, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। तो शाओनाई उसे मैसेज करता है कि मैं एक शाओनाई हूँ। तो इतने में ज़ेंजुई मैसेज पढ़ता है और हैरान हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर इतने में वेवे भी उठ जाती है। वेवे देखती है कि शाओनाई ने उसका लैपटॉप पकड़ा होता है तो वेवे उठ के बैठ जाती है। शाओनाई उसे उसका लैपटॉप देता है। वेवे चेक करती है तो शाओनाई से पूछती है कि वो क्या कह रहा था। तो शाओनाई कहता है कि कुछ नहीं, बस वो पुरानी यादों में था। तो वेवे कहती है कि इस टाइम ज़ेंजुई आग बोला हो रहा होगा ना। फिर शाओनाई वेवे से पूछता है क्या तुम मुझसे कल मिली थी। तो वेवे कहती है कि हाँ, पता नहीं कैसे उसने अर्शी से मेरा एड्रेस निकलवाया था और मैंने उसे अपना गलत नाम बताया था और वो तो कह रहा था कि वो मेरा असल नाम भी जानता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अर्शी ऐसा कभी नहीं करेगी। तो शाओनाई वेवे के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो वेवे कहती है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। तो शाओनाई कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की बात बड़ी हो या छोटी, मेरा उसे जानना जरूरी है। तो वेवे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे बताओगे। तो शाओनाई कहता है कि चलो हम इस बात को भूल जाते हैं और कोई और बात करते हैं। तो वेवे कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं वो राजकुमारी हूँ जिसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला और लड़कों के मामले में शायद मैं बहुत ही अनलकी हूँ। तो शाओनाई कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। फिर हमें ज़ेंजुई को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो कहता है कि ये शाओनाई ही असल में शाओनाई है और क्या हुआ कि अगर वो अपनी कंपनी का हेड है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं। फिर हमें शाओनाई की कंपनी के एम्प्लॉय को डायरेक्टर ली के साथ दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि जो मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्या तुमने उन्हें अच्छे से पढ़ा है। उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम शाओनाई पर आसानी से केस कर सकते हैं और तुम्हारे दोस्त को जेल भी हो सकती है और उसका सारा फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता है। तो वो डायरेक्टर ली से कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो डायरेक्टर ली उसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो और हम जो चाहते हैं तुम हमें वो ला कर दो, इससे मैं तुम्हारे दोस्त पर केस नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि शाओनाई का हर कोड बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, मैं उसे चुरा नहीं सकूंगा। तो डायरेक्टर ली उसे कहते हैं कि तुम अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सको तो इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वो कहता है क्या आप गारंटी देते हैं कि ज़ेंजुई उसके बाद केस नहीं करेगा। तो डायरेक्टर ली कहते हैं कि यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो कहता है कि चलिए ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप जीत नहीं पाएंगे। तो डायरेक्टर ली कहते हैं कि जो चाह है वहाँ रहा है। तो वो एम्प्लॉय डायरेक्टर ली को सब कुछ बताना शुरू हो जाता है। फिर हमें ज़ेंजुई के डैड को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर ली से पूछते हैं कि ज़ीही कंपनी के बारे में क्या अपडेट्स हैं। तो डायरेक्टर ली उन्हें बताते हैं कि ज़ीही की गेम में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। गेम खेलते हुए एक जगह पर बहुत ही ज्यादा रैम यूज होता है और शाओनाई एक ऑप्टिमाइजिंग टूल पर काम कर रहा है और अगर वो काम कर जाता है तो मेमोरी स्पेस इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी। तो ज़ेंजुई के डैड पूछते हैं क्या वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो डायरेक्टर ली कहता है कि ऐसे लगता तो है और उन्होंने 15 सितंबर तक का टारगेट रखा है। तो ज़ेंजुई के डैड कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तो डायरेक्टर ली उन्हें बताते हैं कि हमारा इन्फॉर्मर उस कंपनी में किसी अच्छी जगह पोस्ट पर काम नहीं कर रहा, वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो ज़ेंजुई के डैड कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम ज़ीही कंपनी का कुछ भी नहीं कर सकते। तो ज़ेंजुई के डैड कहते हैं क्या हम फैंगटिंग की प्रेजेंटेशन को पहले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डायरेक्टर ली कहते हैं कि हमारा डेमो तो पहले से ही रेडी है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर इतने में ज़ेंजुई वहाँ पर आ जाता है और अपने डैड से पूछता है क्या हम न्यू चाइनीज गहोस्ट स्टोरी को डेवलप करने में कम्पीट कर रहे हैं। तो ज़ेंजुई के डैड डायरेक्टर ली को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। तो ज़ेंजुई के डैड कहते हैं कि अब तो वीकेंड भी आ गया, तो साहबजादे ने यहाँ पर आने की कोशिश क्यों की। तो ज़ेंजुई कहता है कि डैड मैं सीरियस हूँ, आप मुझे बताएं क्या हमारी कंपनी न्यू चाइनीज गहोस्ट स्टोरी को डेवलप करने में कम्पीट कर रही है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कितना वक्त हो गया हमारी कंपनी में काम करते हुए, तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला। और मेरा तुमसे एक और सवाल है, आखिर तुम कब बड़े होगे और कब मेरे साथ कंपनी का हाथ बटाओगे और मेरी कंपनी को तुम कब संभालोगे। तो ज़ेंजुई कहता है कि डैड यही सही वक्त है, मुझे ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है, आप देखिएगा कि मैं ज़ीही को इस काम में हरा दूंगा और डेवलपमेंट राइट्स हासिल करूंगा। तो ज़ेंजुई के डैड कहते हैं कि तुम मेरी मुसीबत में और अजाफा मत करो। तो ज़ेंजुई कहता है कि डैड मैं खुद चाइनीज गहोस्ट स्टोरी का प्लेयर हूँ और मुझसे ज्यादा बेहतर इसे कोई नहीं जान सकता और मुझे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने दीजिए, मुझे उस शाओनाई को हराना है। तो ज़ेंजुई के डैड कहते हैं क्या तुम सीरियस हो। तो ज़ेंजुई कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। तो उसके डैड हंसता है और कहता है कि इसका मतलब है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। फिर हमें ज़ेंजुई को दिखाते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ गेम डेमो को देख रहा होता है। फिर डेमो खत्म होने के बाद ज़ेंजुई उन सबको कहता है कि इतनी अच्छी सैलरी देने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा प्रेजेंटेशन देते हो। तो एक एम्प्लॉय वहाँ पर कहता है कि मिस्टर ज़ेन आप ही हमें बताइए कि आपके हिसाब से हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो ज़ेंजुई उन सबसे पूछता है कि तुम सब मुझे बताओ तुम लोगों ने चाइनीज गहोस्ट स्टोरी गेम खेला है। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि हाँ खेला है। तो ज़ेंजुई कहता है कि कब से। तो वो कहता है तकरीबन 1 साल से। तो ज़ेंजुई कहता है कि हाँ पूरे दिन में बस सुबह सुबह एक बार उठ के लॉगिन करके बस इतना ही गेम खेलते हो तुम। और कहता है कि चाइनीज गहोस्ट स्टोरी का पुराना प्लेयर होने के नाते मैं तुम सबसे यही कहूंगा कि ये डेमो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा और फिर तुम ही मुझे बताओ कि न्यू प्लेयर्स इसे ज्वाइन कैसे करेंगे। और गेम के कैरेक्टर्स बहुत ही आम है और स्किल्स भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्रिएटिविटी ये तो पता नहीं होता ही क्या है ना। लेकिन एम्प्लॉय कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ज़ेंजुई कहता है कि मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा, तुम वो करते जाओ जो मैं तुम्हें कहूंगा। तो एम्प्लॉय कहता है कि सर डेमो 1 महीने में दिखाना है और हमारे पास चेंजिंग करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो ज़ेंजुई सबसे कहता है कि मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, तुम लोगों की सैलरी आज से 5 गुना है और अगर तुम लोगों को एम्प्लॉयज कम पड़ते हैं तो तुम लोग न्यू एम्प्लॉयज हायर करो। डायरेक्टर ली और ज़ेंजुई के डैड दोनों उसे देख रहे होते हैं। डायरेक्टर ली ज़ेंजुई की तारीफ करते हैं कि ये बिल्कुल आपकी तरह है और आगे जाके ये बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा। फिर ज़ेंजुई के डैड पूछते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का क्या हुआ। तो डायरेक्टर ली उन्हें बताते हैं कि मेरे हाथ एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है और मैं इससे बहुत ही फायदा उठाऊंगा और मेरे ख्याल से हम ये बात से जीत ही जाएंगे। लेकिन
मसला एक बात का है कि संशु के दिए के कुछ प्लान्स को हम ला सक यूज नहीं कर पाएंगे। तो संशु के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके पास आगे चलकर भी बहुत से मौके आएंगे खुद को प्रूव करने के लिए। फिर हमें युगोंग को कंपनी में दिखाया जाता है। युगोंग टाइम देखता है और शाओनाई का वेट कर रहा होता है और कहता है कि आखिर शाओनाई अब तक खाना लेकर क्यों नहीं आया, मुझे बहुत ही भूख लगी है। फिर युगोंग हाओमी के पास आता है और उसे कहता है कि शाओनाई खाना लेके अभी तक नहीं आया और मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो हाओमी से कहता है कि हाँ, ड्रॉर में कुछ नट्स पड़े हैं, तुम वो खा लो। तो युगोंग ड्रॉर से वो नट्स लेता है और साथ ही वो देखता है कि वहाँ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े होते हैं। युगोंग चोरी चोरी उसे उठाकर अपने पास ले आता है और उसे पूछता है कि ये क्या है। तो वो दोनों देखते हैं कि वो घर के पेपर्स होते हैं जो कि हाओमी खरीद रहा होता है। तो युगोंग कहता है कि ये तो घर खरीद रहा है, वो भी एक नहीं दो और तो और इससे तो उन सबकी पेमेंट भी करती है। फिर ये दोनों हाओमी के पास आते हैं। युगोंग हाओमी से पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो हाओमी कहता है कि ये मेरा है तो मुझे वापस कर दो। हाओमी कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीनने वाला होता है, इतने में युगोंग उसे पीछे कर लेता है। फिर खड़ा होता है और चिल्लाता है कि अरे भाइयों बात सुनो, एक खुशखबरी है। हाओमी हम सबको कुछ बताना चाहता है। तो सब एम्प्लॉयज भाग के वहाँ पर आ जाते हैं। फिर युगोंग उन सबको वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिखाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये सब कुछ हमसे छुपा कर रहा था। फिर युगोंग हाओमी को पकड़ता है और उसे झंझोड़ता है और कहता है कि बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुमने कहीं बैंक तो नहीं लूट लिया? फिर सभी एम्प्लॉयज भी हाओमी से बातें करते हैं। तो हाओमी कहता है कि देखो भाइयों, ये शांति और अमन की दुनिया है, प्लीज तुम लोग मुझे जाने दो। फिर हाओमी वहाँ से भाग जाता है। तो सभी एम्प्लॉयज भी इसके पीछे आते हैं। हाओमी केओ के पास आता है और उसके टेबल के नीचे छुप जाता है और कहता है प्लीज मुझे मत मारना। केओ हाओमी के आगे आ जाता है और उन सबको रोक देता है। तो युगोंग उसे कहता है कि देखो केओ, हम सब एक ही बेरादरी के हैं, तुम्हें उसे बचाना नहीं चाहिए। इतने में पीछे से बेबी और शाओनाई भी आ जाते हैं। बेबी शाओनाई को कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये इसे परेशान कर रहे हैं? तो शाओनाई कहता है कि चलो चलकर देखते हैं। इतने में कुछ एम्प्लॉयज केओ की चेयर को पीछे कर देते हैं। ये लोग हाओमी को पकड़ना चाहते हैं लेकिन हाओमी दूसरी साइड से निकल जाता है टेबल के नीचे से। फिर कीबोर्ड पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग मेरे पास मत आना वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तो युगोंग कहता है कि हाओमी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए जब तुम कैंपस में रहते थे तुम मुझसे उधार मांगा करते थे? तो हाओमी कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब था, मैंने ची यूनिवर्सिटी में अपने पापा को बताए बिना एडमिशन लिया था। केओ बहुत मजे से हाओमी की सारी बातें सुन रहा होता है। तो हाओमी कहता है कि मेरे पास तब सिर्फ 600 युआन थे और अगर मुझे पता होता कि शाओनाई बीजिंग में है तो मैं कभी भी यहाँ पर एडमिशन नहीं लेता। तो युगोंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और एम्प्लॉय से कहता है कि इसे छोड़ना मत। तो सभी एम्प्लॉयज हाओमी को पकड़ लेते हैं। हाओमी चिल्लाता है कि मुझे बचाओ। इतने में वेवे शाओनाई से कहती है कि ये तो तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मुझे तो इसकी आंखों में दिख रहा है। तो शाओनाई कहता है कि तुम युगोंग को देखो और हाओमी से कहना है कि मैं ये भूलूंगा नहीं और वेवे को सौंप देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर शाओनाई अपने ऑफिस में जाता है तो उसे एक ईमेल आया होता है। शाओनाई वो ईमेल पढ़ता है तो परेशान हो जाता है। फिर हमें दोबारा से हाओमी का सीन दिखाया जाता है। एक एम्प्लॉय उनके पास आता है और कहता है कि मैंने बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा है और ये बहुत ही सस्ता भी है। तो युगोंग कहता है कि क्या सस्ता रेस्टोरेंट, ये तो हाओमी के दो घरों की तौहीन है, हम तो राइसों वाला खाना खाएंगे, क्यों दोस्तों? फिर युगोंग वेवे से कहता है कि वेवे क्या तुम खाना खाने के लिए आओगी? तो वेवे कहती है क्या कोई महंगी जगह चलेगी? तो ये सुनकर हाओमी कहता है कि तुम सभी बदमाश हो। तो एक एम्प्लॉय कहता है कि सी फूड खाने के लिए चलते हैं, वो बहुत ही महंगा होता है, 1000 युआन का बिल तो यूं ही बन जाएगा, यही तो रईसों के लिए है। तो सभी एम्प्लॉयज उसे इशारा करते हैं कि हाँ। तो इतने में हाउसी ने कहता है कि अरे यार, तुम लोग तो सस्ते में ही बिक गए, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि राजा महाराजा कहाँ खाते हैं? होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं। फिर इतने में शाओनाई भी वहाँ पर आ जाता है और उसे शाओनाई के पास आता है और उसे कहता है कि शाओनाई, तुम तो पूरी दुनिया घूम चुके हो, तुम हमें बताओ कि अच्छी जगह कौन सी है और ट्रीट पाओ। तो शाओनाई कहता है कि 5 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तुम सब वहाँ पहुंचो जल्दी। और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।